नमस्कार। स्वागत है आपका वाह क्या एनएफओ के इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। आज हम जिस एनएफओ पर बात करने वाले हैं वो 5 फरवरी को ओपन हो चुका है। इस एनएफओ का नाम है डीएसपी मल्टी असेट ओमनी फंड ऑफ फंड्स। इस फंड ऑफ फंड्स पर आप गौर जरूर फरमाइएगा। ये पावर्ड बाय डीएसपी नेत्रा है। तो क्या है ये डीएसपी मल्टी असेट ओमनी फंड, कैसे ये काम करता है, डीएसपी नेत्रा इसमें कैसे मदद करता है, और सबसे ज़रूरी बात आपके लिए ये कैसे बेस्ट है। चलिए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को। इस एनएफओ पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ प्रोडक्ट साहिल कपूर जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार रोहित जी। साहिल जी, मैं एक चीज़ जो सबसे पहले, क्योंकि फंड ऑफ फंड्स की हम बात कर रहे हैं और ये डीएसपी मल्टी एसेट ओमनी फंड ये क्या है, इसे थोड़ा एक बार ब्रीफ करें। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा इसके बाद कि नेत्रा जो है, डीएसपी नेत्रा, ये इसमें कैसे रोल निभाती है। जी सो रोहित जी, ये जो डीएसपी मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड है, एक ऐसी कैटेगरी है जो डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स और गोल्ड एंड सिल्वर, इन तीन एसेट क्लास के म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ में निवेश करने वाला है। जी तो क्योंकि एक फंड ऑफ फंड है, इसमें कोई भी सिंगल सिक्योरिटी जैसे स्टॉक्स या बॉन्ड्स नहीं होंगे, बल्कि अंडरलाइंग फंड्स खरीदे जाएंगे। तो क्योंकि ये मल्टी एसेट स्ट्रेटजी है, जैसे मैंने बोला, तीनों एसेट क्लास में इसकी एलोकेशन होगी। तो आप इसको बोल सकते हैं ये एक मल्टी एसेट, मल्टी सेक्टर, मल्टी कैप स्ट्रेटजी है, जो कि बहुत ही वेल डिवर्सिफाइड रहने वाली है। और इसमें एक बहुत खास बात यह भी है कि इसके अंदर ना ही केवल डीएसपी म्यूचुअल फंड के स्कीम्स होंगे, बल्कि और एएमसीज के म्यूचुअल फंड स्कीम्स, इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ भी इसका पार्ट बन सकते हैं। जी साथ ही साथ अब सर ये बताएं कि ये जो डीएसपी नेत्रा है ये क्या है जी और ये कैसे वर्क करता है। सो रोहित जी, डीएसपी नेत्रा हमारी एक पब्लिकेशन है जो हम तकरीबन 5 साल से अब हर 5 तारीख को पब्लिश करते हैं। और ये जो रिपोर्ट है, इसके अंदर हमारा एक ही टारगेट रहता है कि हम ये बता सके कि बाजार में ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, जहां पे मतलब कि खोने के लिए कम है और निवेश करने की वजह से प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसी जगहों को हम खोजते रहते हैं। तो आप ये समझिए कि ये तकरीबन एक प्रिडिक्शन और फोरकास्ट फ्री रिसर्च है। ये डीएसपी के रिसर्च ऑफरिंग है और ये पब्लिकली अवेलेबल है हमेशा से। जब भी हम इसको लिखते आए हैं, तकरीबन 57 एडिशन हम इसके लिख चुके हैं। अब इस फंड में इसका क्या रोल है? जो भी डीएसपी नेत्रा में रिसर्च होता है, ये फंड उसको एज इनपुट लेगा, और जो इस फंड के फंड मैनेजर्स हैं वो डीएसपी नेत्रा को इनपुट्स लेकर उसकी एसेट एलोकेशन और कौन से सेक्टर्स और कौन सी अपॉर्चुनिटीज में निवेश करना है, उसमें अपना डिसीजन बनाएंगे। जी अच्छा, एक चीज़, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है और आजकल तो खासकर क्योंकि ग्लोबल अनसर्टिनिटी के माहौल में तो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अस्थिर सी दिखाई देती हैं। तो उस दौरान में मार्केट डेटा हो, उसकी वैल्यूएशंस हो या और जो कुछ चीज़ें हो, उसमें ये रिस्क मैनेज कैसे करती है चीज़ें। जी सो रोहित जी, सबसे बड़ा रिस्क बाजार में कहाँ से आता है? वो आता है जब भी हम कोई भी एसेट खरीदें जब वो महंगे होते हैं। जी अगर हमने किसी भी ऐसे एसेट में पैसा लगा दिया जो बहुत महंगा है, अपनी वैल्यूएशन से बहुत ऊंचा है, तो वहां पे हमारे फ्यूचर रिटर्न्स कम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जी मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क वही है। जो मार्केट में उथल पुथल है, अनसर्टेनिटी है या फिर वोलेटिलिटी है, ये बाजार का पार्ट है, ये कभी जाती नहीं है। जी तो अब ये जो मल्टी एसेट फ्रेमवर्क है, क्योंकि इसके अंदर सभी एसेट क्लास मौजूद हैं, चाहे वो इक्विटी हो, बॉन्ड्स हो और गोल्ड सिल्वर हो, तो ये बाकी सिंगल एसेट फंड से काफी स्थिर है। इसकी वोलेटिलिटी काफी कम रहती है, क्योंकि हर समय कोई एक ना एक ऐसा एसेट होता है जो अच्छा कर रहा है और दूसरा एसेट होता है जो कम अच्छा कर रहा है। तो ये एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी वोलेटिलिटी कम हो जाती है। तो कुछ ना कुछ आपके पोर्टफोलियो में हमेशा ऐसा रहेगा जो कि मार्केट के अनुकूल चल रहा है या विपरीत चल रहा है। तो ओवरऑल एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको देता है। जी एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा, जो आम निवेशक के तौर पे एक जानना ज़रूरी है कि मल्टी एएमसी के थ्रू ये ईटीएफ्स या फंड्स में निवेश करने के फ़ायदे क्या हैं, वो थोड़ा लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जब वो निवेश करने जाएं तो क्यों करना चाहिए। रोहित जी, ये बात तो शायद निवेशकों को बहुत ही क्लियर है, क्योंकि आप ऐसे बहुत ही कम निवेशक आप ऐसे देखेंगे जो कि अपने सारे के सारे पैसे केवल एक फंड में या एक एएमसी में लगाएं। ऐसे बहुत ही कम निवेशक हैं। यूजुअली निवेशक
अपने आप को डाइवर्सिफाइड रखते हैं, अलग अलग फंड्स में जाते हैं, अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज में जाते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दो अलग अलग एग्जांपल देता हूँ। जी। पहले की एग्जांपल देता हूँ स्ट्रैटेजी का। जैसे समझिए कि कोई निवेशक था जिसको लास्ट एक साल में सिल्वर पे बहुत कन्विक्शन थी, उसने चांदी खरीदी, समझिए उसने अपने ऊपर 100% गेन बनाए। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में गेन्स बन गए, तो जैसे ही वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने जाएगा, उसको मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 40% है। तो हालांकि गेन तो 100% बने, बट बुक सिर्फ 60% ही हो पाएंगे। लेकिन अगर वही गेन इस फंड स्ट्रक्चर के अंदर बुक किए जाएं, तो वो 100 के 100% एनएवी में ऐड हो जाएंगे। जब तक निवेशक इसे रिडीम नहीं करता, तब तक उसको कोई टैक्स इंसिडेंस नहीं आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, जहां पे जो भी टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वो इस फंड के अंदर इन्वेस्टर को पूरा गेन देकर जा सकती हैं। दूसरा, समझिए अगर आप आज कोई भी निवेशक है, उसको लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी के में निवेश करना है, इक्विटी कैटेगरी में, और वो दो या तीन फंड हाउस की अलग अलग स्कीम्स को पसंद करता है और उसमें निवेश करता है। समझिए वो दो या तीन स्कीम में निवेश करता है, और एक साल बाद या 6 महीने बाद उसका इन्वेस्टिंग स्टाइल बदलता है, या वो एक स्कीम से निकल के किसी और में जाना चाहता है। जैसे ही वो ये एक्टिविटी करेगा, ट्रांजैक्शन करेगा, उसको टैक्स इंसिडेंस आएगा। जब भी वो एक्टिविटी करेगा, चाहे वो लार्ज कैप से मिड कैप में जाए या एएमसी नंबर 1 से 2 में जाए, कोई भी जी। ट्रांजैक्शन करने पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्सेस आएंगे। लेकिन जब ये ट्रांजैक्शन या फिर स्विचेस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर या इस फंड स्ट्रक्चर के अंदर होगा, तो नया टैक्स इंसिडेंस नहीं क्रिएट होगा। तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग निवेशक की बनी रहेगी, और लगातार टैक्स इंसिडेंस आने से उसकी कंपाउंडिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये इसके दो बहुत बड़े यूज केस हैं। जी। अच्छा, मैं सर अभी जब थोड़ा स्टडी कर रहा था डीएसपी ओमनी फंड के बारे में, तो इसमें एक वर्ड मुझे थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा था। अ, जी जो अभी आप टैक्स की भी जिक्र कर ही रहे थे, तो ये रीबैलेंसिंग का एक वर्ड इसमें आ रहा था। तो मैं उसे समझना चाहूँगा कि ये जी टैक्स एफिशिएंसी रीबैलेंसिंग का क्या मतलब है इसमें, और ये कैसे इम्पैक्ट जी डालता है? क्या टैक्स वगैरह कम हो जाएगा, या क्या मतलब क्या है, उसे थोड़ा ईजी भाषा में थोड़ा समझाएं। जी रोहित जी, आप ऐसा सोचिए कि समझिए एक निवेशक है जिसने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स खरीद लिए हैं। अब वो स्टॉक्स बढ़ के उसको एक अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। अब वो चाहता है कि वो स्टॉक्स कम करे और शायद बॉन्ड्स खरीदे या फिर गोल्ड खरीदे। तो जब भी वो अपनी एक्टिविटी करेगा, उसको रीबैलेंस बोलते हैं। समझिए उसके पोर्टफोलियो में सिर्फ दो चीजें थी, 50% स्टॉक्स थे, 50% बॉन्ड्स थे। अब समझिए कि स्टॉक्स रैली हो गए हैं, वो बढ़ के 50 से 60 हो गए, और बॉन्ड्स 40 हो गए हैं। अभी वो चाहता है कि वो वापस संतुलन बनाए रखे और दोनों को 50-50 कर दे। तो जैसे ही वो स्टॉक्स बेचेगा और बॉन्ड्स खरीदेगा, वो टैक्स इंसिडेंस आएगा। लेकिन जब भी ये एक्टिविटी एक फंड स्ट्रक्चर के अंदर होगी, तो वो टैक्स इंसिडेंस इन्वेस्टर को नहीं आएगा जब तक वो रिडीम नहीं करता। तो ये रीबैलेंस में बहुत फायदा करता है। और दूसरा, जो कि मे बी स्टार्टिंग पॉइंट है, जो मैंने पहले मिस नहीं किया, ये रीबैलेंस करना क्यों है, इसका डिसीजन के लिए भी एक फ्रेमवर्क चाहिए। आपको इन्वेस्टर को खुद पता होना चाहिए, या उसके एडवाइजर को उसकी सलाह लेनी चाहिए, तभी उसको पता लगेगा कि ये रीबैलेंस करना भी है या नहीं करना है। लेकिन फंड स्ट्रक्चर के अंदर ये मैनेजर ये कॉल ले पाएगा, और शायद ओवर अ लॉन्ग पीरियड निवेशक जो है इन्वेस्टेड रह पाएगा इस स्ट्रेटजी के अंदर। जी। एक चीज़ और सर मैं समझना चाहूँगा, एक सिलेक्टिव थीमेटिक, ये भी एक वर्ड है इसके अंदर। बहुत सारे निवेशक जो एक्सपीरियंस्ड हैं, मे बी उनके लिए थोड़ा इजी हो समझना, लेकिन जो न्यू जी कमर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, जो शायद साल 2 साल से निवेशित हैं, उनको थोड़ा ब्रीफ जी करें कि ये क्या है, इस वर्ड का अर्थ, और उनके लिए कैसे उपयोगी है। जी। सो रोहित जी, समय समय अलग अलग समय पर कुछ ना कुछ ऐसे सेक्टर्स, थीम, स्टॉक्स या इवन मार्केट जो है वो सस्ते होते रहते हैं। जैसे आप समझिए 2 साल पहले सोना और चांदी जो है वो बहुत सस्ते थे। या फिर अभी कहें तो कुछ ऐसे क्षेत्र है जैसे आईटी या फिर एफएमसीजी कंपनी जो लगातार सस्ते हो रहे हैं, उनके स्टॉक प्राइस गिर रहे हैं। तो टाइम टू टाइम आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। अगर आप पूरा बाजार देखेंगे, जैसे शेयर बाजार की बात करें, हर 5 या 10 साल में पूरा का पूरा बाजार सस्ता हो जाता है। जैसे वो कोविड हो, या 2018 हो, या 2013 हो, या 2008 हो। और टाइम टू टाइम कुछ सेक्टर सस्ते होते रहते हैं। कभी एफएमसीजी कंपनीज में मार पड़ जाती है, कभी आईटी सेक्टर में मार पड़ती है, कभी किसी और सेक्टर में। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। तो ये अपॉर्चुनिटीज का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो ये सिलेक्टिव थीम्स
आप जो है इसमें निवेश कर सकते हैं। और क्योंकि ये फंड स्ट्रक्चर के अंदर होगा, फंड मैनेजर इस पे कॉल लेगा कि कहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा है, कहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट मिल गया है। तो चांसेस हैं कि फ्यूचर रीसेंट पास्ट को ना देखकर बल्कि वैल्यूएशन को देख के बेट ली जाए, और हो सकता है कि फ्यूचर रिटर्न्स बेहतर हो पाए। तो ये जो सिलेक्टिव थीम्स हैं, ये वो अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिस्टिक आइडियाज हैं जो हर समय कुछ कुछ समय के बाद आते रहते हैं, जिसका निवेशक बेनिफिट ले सकते हैं। बट होता क्या है कि ज्यादातर निवेशक इन जगहों पे तब जाते हैं जब इनमें रिटर्न ऑलरेडी बन चुका होता है। जैसे आज ही डेटा आया कि जनवरी के महीने में गोल्ड ईटीएफ में 24,000 करोड़ का इन्फ्लो आया। जी जी लेकिन जी। अगर आपको याद हो, दो दो साल पहले शायद ये नंबर 2400 करोड़ भी नहीं था। तो एग्जैक्टली। यूजुअली निवेशक वहां अट्रैक्ट होते हैं जहां रीसेंट रिटर्न है, जबकि उल्टा करना चाहिए। तो एक फंड स्ट्रक्चर उनको ये ज्यादा बेहतर करके दे सकता जी बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और सर, क्योंकि अभी आपने वैसे शुरू में इस चीज़ का जिक्र किया है कि ये एसेट क्लासेस कौन कौन सी हैं, वो आप जिक्र कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा आप और ब्रीफ करें कि ये जो फंड है ओमनी फंड, कौन जी। कौन से एसेट क्लासेस हैं, किस किस में जो निवेश करता है वो, और थोड़ा एलोकेशन का अगर आप थोड़ा ब्रीफ कर सकें। जी जी। सो रोहित जी, जैसे आप ये देखिए कि हम एक अगर 100 रुपए एक एयूएम होता है ऐसी स्ट्रेटेजी का, तो क्योंकि ये फंड ऑफ फंड है, ये जाके दूसरे म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड और ईटीएफ खरीद सकता है। तो समझिए कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास 50% इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं। जी तो इसका क्या मतलब है, हम 50% जाके जो है इक्विटी की म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे शायद हमने जैसे निफ्टी ईटीएफ खरीद लिया, या फिर निफ्टी टॉप 10 ईटीएफ खरीद लिया। इस तरह से हम अपनी इक्विटी एलोकेशन बनाएंगे। साथ में समझिए 40% बॉन्ड्स है हमारे पास, तो जी कुछ बॉन्ड फंड्स, कुछ बॉन्ड ईटीएफ से खरीद लेगा, और बाकी 10% सोना और चांदी के ईटीएफ को खरीद लेगा। तो ऐसा इसका एसेट एलोकेशन दिखेगा, और ये एसेट एलोकेशन चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा एसेट क्लास ज्यादा अट्रैक्टिव है, कहाँ पे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर इक्विटी बहुत महंगा हो जाएगा तो इक्विटी को कम कर देगा, बॉन्ड्स को इंक्रीज कर देगा। अगर गोल्ड, सोना, चांदी बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा तो उसकी एलोकेशन बढ़ा देगा। तो ये डायनेमिकली एलोकेशन को चेंज करता रहेगा। जी। एक आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये जी जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रहा था, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी न्यू कमर भी हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लोगों ने इंटरेस्ट लेना हाल में शुरू किया है ज़्यादातर। तो जो जी नए जी निवेशक हैं उनके लिए मैं ये सवाल जी आपसे पूछना चाहूँगा कि ओमनी फंड उनके लिए बेस्ट कैसे है, एक, और दूसरा ये कि उनको इसमें निवेश करने के लिए क्या कारण क्या देना चाहेंगे आप, क्यों इसके ज़रिए वो इसमें जुड़े, और बाकी आप इसमें क्या कुछ और अगर ऐड ऑन करना चाहें। जी। सो मैं आपको रोहित जी ये बोल दूंगा कि जो भी नए निवेशक हैं उनको अगर एक मिडल पाथ या बीच का रास्ता चाहिए जहां पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं हो, तो एक मल्टी एसेट एक अच्छा फ्रेमवर्क है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये डेटा के साथ दिखाया है कि अगर लॉन्गर टर्म में मल्टी एसेट में बने रहते हैं तो हमारी जो जर्नी है वो थोड़ी स्मूथ रहती है ना, उसमें उतार चढ़ाव थोड़ा कम रहता है। तो ये नए निवेशकों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, ज्यादा तौर पर नए निवेशक उन एसेट क्लास में जाना पसंद करते हैं जो बहुत चर्चित हैं, जिनके बारे में बहुत बातचीत हो रही है। और मार्केट्स में ऐसा देखा गया कि जो बहुचर्चित एसेट क्लास हैं वहां पे रिटर्न हमेशा कम ही बनते हैं या फिर मुश्किल से बनते हैं। तो मल्टी एसेट जो है उनको अपने आप नेविगेट करेगा, इसलिए उनके लिए अच्छी एसेट क्लास है। ये नहीं बोलूंगा कि ये सबसे बेहतर है, क्योंकि हर इन्वेस्टर का अपना आउटलुक होता है, अपने गोल्स होते हैं, अपने टारगेट्स होते हैं। बट मुझे लगता है वाइड वैरायटी, बहुत सब तरह के इन्वेस्टर जो हैं इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट ले सकते हैं। रीजन, क्योंकि ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें कोई भी निवेशक बहुत ही लंबे समय तक बना रह सकता है, क्योंकि इसका जो जर्नी है वो सिंगल एसेट से, कोई भी एक एसेट से ज्यादा स्मूथ रहती है। जी, आई थिंक इस चीज़ में ये चीज़ भी ऐड होती है कि जो लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं या जानते नहीं है ट्रैक करना, जी उतना समझ नहीं रखते हैं, या जिन पे समय नहीं है, ये उनके लिए भी शायद बिल्कुल इस तरह से बेस्ट है। बिल्कुल। तो सर आपने अपना कीमती समय निकाला, और उम्मीद है जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी काफ़ी कुछ समझ आया होगा। एक जाते जाते आप अपनी तरफ से अगर कुछ ऐसा जो छूट रहा हो और आपको लगता है कि बताना ज़रूरी है, जो दर्शकों के काम आएगा, जो निवेशकों के काम आएगा, तो वो आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।
सो रोहित जी, मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे अच्छे स्टॉक पिकर हैं जिनको ये समझ में आता है कि किस तरह से स्टॉक पिकिंग करनी है, चाहे वो हमारे फंड हाउस में हो या दूसरे फंड हाउस में हो। तो इंडस्ट्री के स्टॉक पिकिंग स्किल्स कि कैसे निवेश को ढूंढना है, और हमारा जो डीएसपी नेत्रा हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं उसके द्वारा एसेट एलोकेशन आइडियाज, इनसाइट्स, इन दोनों का जो मिश्रण है उसको यूज करके ये फंड को बेहतर करने के लिए हमने तैयार किया है। तो जो भी निवेशक हैं उसको देखें और समझें, अगर उनको समझ में आता है जी। तो इसमें निवेश करें। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला मनी 9 के लिए, और उम्मीद है जो निवेशक हैं, नए निवेशक हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको अब चीज़ें समझ आएंगी। एक आखिरी डेट ये, क्योंकि ये एनएफओ है, 5 तारीख तो मैंने बता दी कि ये ओपन हुआ है, इसकी क्लोजिंग डेट भी कुछ होगी, जी वो एक बार आप बता दें। रोहित जी, 5 तारीख से 19 फरवरी को ये ओके। एनएफओ जो है क्लोज हो जाएगा, तो लास्ट डेट 19 फरवरी। ओके, तो 19th Feb इज़ द लास्ट डेट फॉर क्लोजिंग ऑफ दिस एनएफओ। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। जी, तो ये थे हमारे साथ साहिल कपूर जी, डीएसपी म्यूचुअल फंड से, और उन्होंने अभी हाल में जो लॉन्च किया है, 5 फरवरी को ये लॉन्च हुआ है, इस पर अपनी सारी जानकारी दी है, क्या कुछ इसमें होता है, कैसे आपको ये फ़ायदा दे सकता है, इससे आपको जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस हमारी तरफ से ये जानकारी आपके लिए थी कि आप अगर निवेश करें तो आगे इसमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है नहीं है, वो आपको खुद से विचार करना होगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।